सबसे पहले मैं आपने जो 18% ग्रोथ हासिल की है इसके लिए पूरी इंडस्ट्री को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये जो इंडस्ट्री है इसमें डोमेस्टिक पोटेंशियल तो है, पर जब हमारी इक्विपमेंट और उसकी कॉस्टिंग फ्यूल के हिसाब से कम होगी तो हमें इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। आज जैसे कृष्णन जी ने बताया कि टोटल जो इंडस्ट्री में 18% ग्रोथ है, इसमें एक्सपोर्ट का भी बड़ा रोल है। विशेष रूप से हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना, ये वर्ल्ड में अब काफ़ी लोगों को लगता है कि हम हिंदुस्तान में जाएं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग करें। वी आर द जो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलप इकोनॉमी में हम नंबर 1 पर है और हमारा नंबर अभी 5वें नंबर पर वर्ल्ड में है। जो पहले 10वें नंबर पर था, आज जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जो इकोनॉमी आज वर्ल्ड में है उसमें हम 5वें नंबर पर हैं। और प्रधानमंत्री की इच्छा है कि जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनना है उसमें हम 3rd नंबर पे 5 साल में उसको हासिल करें। मुझे विश्वास है कि हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ का है और ये इंडस्ट्री जो है ये सबसे ज्यादा भारत सरकार को और राज्य सरकार को जीएसटी देने वाली है। ये इंडस्ट्री जो है ये 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है और 50% इसका एक्सपोर्ट है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में और सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में निश्चित रूप से हमारी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और है जो इसका मैं बार बार आपके पास आता हूं तो उल्लेख करता ही हूं कि हमारे देश में रोड कंस्ट्रक्शन में हमको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना है और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना है। और इसमें अभी काफ़ी बड़ी इक्विपमेंट जो होते हैं कंस्ट्रक्शन में वो भी काफ़ी आज भी कभी इंपोर्ट होते हैं। और विशेष रूप से अभी हमारी एक प्रकार से तैयारी चल रही है कि 100% प्रीकास्ट में जाए और जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल है उसमें स्वाभाविक रूप से इक्विपमेंट की क्वालिटी और उसका फ्यूल कंजम्पशन और फ्यूल कौन सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 4-5 साल से आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं और जब मैं इलेक्ट्रिक की, इथेनॉल की, मिथेनॉल की बात करता था और बायो सीएनजी, बायो एलएनजी की बात करता था तो ये बहुत डेवलप हो गया। मैं भी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 135 ऐसे यूनिट है जो राइस स्ट्रॉ, परली से और बायोमास से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। 28 यूनिट ऐसे कि जो ऑलरेडी जिसका काम शुरू हो गया है। मैं जब बंगलोर में था तो अशोक लेलैंड ने अपनी स्पेशल ट्रक को और बंगलोर स्टेट ट्रांसपोर्ट ने अपनी कुछ 25-30 गाड़ियों को 15% मिथेनॉल उसमें डालकर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। परसों आसाम के मुख्यमंत्री मेरे पास आए थे और आसाम पेट्रोलियम में 600 टन मिथेनॉल पर डे तैयार होता है। तो मैंने उनको ये कहा है कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा ट्रांसपोर्ट अगर मिथेनॉल पे कन्वर्ट होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मिथेनॉल का रेट 25 रुपए लीटर और डीजल का 120 रुपए है। इतना ही नहीं तो जो इंजिन्स, मरीन इंजिन्स है जो इनलैंड वाटर में यूज हो रहे हैं वो भी अब मिथेनॉल पे कन्वर्ट हुए हैं और मिथेनॉल 15 से 20% डीजल में डाल सकते, ये भी प्रूव हुआ है। तो आने वाले समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब हाइड्रोजन की भी चर्चा हो रही है। हाइड्रोजन में काफी काम है, काफी अपॉर्चुनिटी है और आपको सबको पता है कि आजकल जो लो क्वालिटी कोल है उससे मिथेनॉल भी बनता है, अमोनियम नाइट्रेट भी बनता है, डीएमए भी बनता है और हाइड्रोजन भी बनता है। अब हमारे बायोमास से और वेस्ट वाटर से भी
इलेक्ट्रोलाइजर में हम वर्ल्ड में नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब हाइड्रोजन का मिशन भी आया और हाइड्रोजन में काफी काम हो रहा है। मैं खुद हाइड्रोजन की गाड़ी दिल्ली में यूज करता हूं, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। और आने वाले समय में इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, स्टील इंडस्ट्री में हाइड्रोजन या फ्यूल करके इसका उपयोग होने वाला है। अभी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के आधार पर आने वाले 10 साल के लिए हमें किसकी जरूरत है, इसका अध्ययन और उसकी विजन आप में से आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और करते भी हैं। अभी हमारे यहाँ हाइड्रोजन के जो स्टेशन है, फिलिंग स्टेशन है, वो बनते नहीं हिंदुस्तान में। अब हमारे यहाँ 3-4 कंपनियों ने अपने आईसी इंजन को हाइड्रोजन से यूज करने की सुविधा प्राप्त करके दी। आपके एग्जीबिशन में वो सब कंपनियां वहां थी। इलेक्ट्रिक की ट्रक अभी काफी लोगों ने बना चुके हैं और बसेस तो इतनी पॉपुलर हुई है कि 5 साल के बाद हिंदुस्तान में सब जगह इलेक्ट्रिक बसेस दिखेगी। अभी मैं ट्रॉली बस जो है केबल पे चलने वाली, वो दिल्ली से जयपुर तय, उसको भी शुरू करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा, अब इलेक्ट्रिक बस बहुत पॉपुलर हो गई है। मैं जब आपके सामने कहता था 4-5 सालों में, तो लोग पूछते थे कि अगर बीच में बंद हो गया तो क्या होगा। अब कोई नहीं पूछता। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वेटिंग लिस्ट है। अब मेरे पास आते कि आउट ऑफ 10 गाड़ी हमको मिला के दो। तो परिस्थिति बदल गई है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। माइनिंग इंडस्ट्री को लगभग प्राइवेटाइज किया। कोल इंडस्ट्री, मैग्नीज इंडस्ट्री, बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। वाटरवेज डेवलप हो रहे, मरीन इंजिन्स हमको बड़े प्रमाण पर लगने वाले हैं और इन सब बातों के लिए इक्विपमेंट भी लगने वाले हैं। और इसका जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करने में ट्रक्स भी लगेंगे। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी 14 से 16% है। और हमारी जो फ्यूल अगर चेंज हो गई और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में, जैसे चाइना में 8% है, यूरोपियन कंट्रीज में 12% है, तो हमारा ये मिशन है, उद्दिष्ट है कि हम 9% पे आए कम से कम, सिंगल डिजिट में। तो सिंगल डिजिट में आएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे। डीजल एंड पेट्रोल हजार्डस भी है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए ये जितने जल्दी आप इसको बदल सकेंगे वो अच्छा है। और जो हमारे देश में फ्यूल तैयार हो रही, जैसे स्कैनिया ने हमारे यहाँ बसेस दी थी नागपुर में, वो पूरी इथेनॉल पे चलती थी, ग्रीन बसेस थी। वो टेक्नोलॉजी उनके पास है, अब इथेनॉल अवेलेबल है। हमारे देश में इथेनॉल की कैपेसिटी, अभी आसाम में हमारी इंडियन ऑयल ने वहां जो बांबू है उससे इथेनॉल बनाया। अब एविएशन फ्यूल जो है उसमें ये मैंडेटरी हुआ है कि 2% बायो एविएशन फ्यूल ऐड करनी होगी। बीच में हमने स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज देहरादून से दिल्ली लाया, 50% बायो फ्यूल थी। अभी विस्तारा का प्लेन है, उसमें प्रयोग हुआ। तो जो जो राज्य है, जो जो विभाग है, वहां जिस प्रकार की फ्यूल की अवेलेबिलिटी है उसके आधार पे इक्विपमेंट आपने तैयार किए तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो लोग निश्चित रूप से आपको मार्केट मिलेगा। अभी 600 टन मिथेनॉल है और वर्ल्ड में मिथेनॉल में शिप चल रहे हैं, ट्रक चल रही है, बसेस चल रही है, कोई नई बात नहीं है, प्रूवन टेक्नोलॉजी। हमने स्टैंडर्ड्स भी बना दिए हैं। अब नॉर्थ ईस्ट और आसाम में अभी अशोक लेलैंड के ट्रक भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि वही अगर आप मिथेनॉल की मशीनरी नॉर्थ ईस्ट और आसाम में देंगे, इथेनॉल की मशीनरी अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में देंगे, तो वहां मुबलक इथेनॉल अवेलेबल है। तो प्रदूषण भी कम करना है, कॉस्ट को कम करना है। अभी ये रोड कंस्ट्रक्शन में बिकॉज ऑफ डीजल इक्विपमेंट्स 1000 करोड़ के काम में 100 करोड़ का डीजल लगता है। और यही अगर आपने इक्विपमेंट अगर अल्टरनेटिव फ्यूल पे दिए तो 50 करोड़ रुपए उसका डायरेक्ट सेविंग हो जाएगा। एक बात जरूर है कि पहले कॉस्ट ज्यादा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से फ्यूल कॉस्ट का सस्ती है, पर
उसकी कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, पर ये धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी। तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और जो फॉरेन की कंपनीज यहाँ अपने ब्रांड तैयार कर रहे हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनके देश में तैयार करने के बजाय हिंदुस्तान में तैयार करने से प्रोडक्शन कॉस्ट वो 25 से 40% तक कम कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, और इसलिए एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी अब लाई है, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, इसका रिसाइकलिंग हो रहा है। स्क्रैपिंग यूनिट्स भी काफी बड़े प्रमाण पर आ रही है। अभी हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो प्रधानमंत्री जी ने काफी 10 लाख करोड़ रखे हैं केवल, और हमारे लिए 2,80,000 करोड़ का बजट है। रेलवे में भी काम हो रहे हैं, सब जगह काम हो रहे हैं। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ये काम होते समय पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम बड़े प्रमाण पर हमारे साथ रोड सेक्टर में यूज कर रहे हैं। अभी मैं एक फॉरेन एजेंसी को इंटरव्यू दे रहा था, उन्होंने कहा इन्वेट में क्यों नहीं जाते, आप ये क्यों नहीं करते? बोला क्या करूं, पैसे लाकर बैंक में डिपॉजिट रखो, ये खर्चा नहीं करते हमारे लोग। अब पैसा जल्दी खर्चा करना ये हमारी समस्या है, पैसे की कमी ये समस्या नहीं है। और मैंने कहा कि अब गरीबों के पैसे लेंगे। इन्वेट मॉडल में गए हम लोग, और जब हमने पैसे रेज किए 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर, और हमने कहा मंथली तुम्हारे अकाउंट में देंगे। मैंने कहा ये बड़े बड़े लोगों के पैसे नहीं लेना, गरीब के लेना, छोटे आदमी से लेना है। और उसको कहा कि इसको इंटरेस्ट मंथली मिलेगा, नॉट ईयरली। और आपको ताज्जुब होगा कि 7 दिन का टाइम था, हमारा बॉन्ड इशू इन्वेट मॉडल का 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब पहले दिन 7 घंटे में हो गया। अब प्रॉब्लम है कि मॉडल्स तैयार है हमारे पास 60-70 हजार करोड़, कभी भी जाए, पर पैसा क्या करे, खर्चा ही नहीं होता। अगर खर्चा करने के लिए जो पूर्व तैयारी चाहिए, लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रोड का कॉन्ट्रैक्टर, उसको बैंक गारंटी नहीं मिलती, 1-1 साल परफॉर्मेंस गारंटी। अभी हमने इंश्योरेंस बॉन्ड लाए, आप भी आपके इसमें ये इंश्योरेंस बॉन्ड का उपयोग कर सकते तो करिए। मैं बहुत बार कहता हूं कि आप भी कोई आपकी एनबीसीसी तैयार करो, और आप जो एक्सपोर्ट करते हो वो पैसा डॉलर में लाकर उसको हेजिंग करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कम इंटरेस्ट में फाइनेंस करो, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी। लोग आपके इक्विपमेंट जो कंपनी देगी फाइनेंस जरूर लेंगे। जिसने आपके 10 इक्विपमेंट लिए उसको 11वां आप लोन पर दो, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स है, जिससे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज न करते हुए हम कॉस्ट को कम करेंगे, तो उसका पोटेंशियल बढ़ने वाला है। अभी 10 लाख करोड़ जैसे मैंने कहा, ये 3.3% ऑफ जीडीपी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार में वित्त मंत्री जी ने रखे। भारतमाला परियोजना में अभी हमको और एक सेकंड का अप्रूवल अभी तक मिला नहीं, उसके पीछे हम हैं। तो आने वाले समय में 51 लाख करोड़ के तो रोड के प्रोजेक्ट है जो हमको करने हैं। टनल, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, बाईपास, रिंग रोड्स, पोर्ट कनेक्टिविटी में हमने प्रायोरिटी दी है। वेस्ट साइड 670 एमिनिटीज बना रहे हैं, उसमें हेलीपोर्ट, ड्रोन पोर्ट बना रहे हैं। आज मैं हिमाचल में था, वहां के मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि तुम ड्रोन पोर्ट बनाओ, और ये नीचे से इसेंशियल चीजें 200 किलो तक का ड्रोन आया है, ये ऊपर दो, और ऊपर से जो एप्पल है वो नीचे लाओ, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अब हम एग्रीकल्चर स्प्रेइंग में ड्रोन को यूज कर रहे हैं। अब इतना बड़ा फायदा है टेक्नोलॉजी का कि अगर ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो हमने नैनो यूरिया तैयार किया है। तो अभी यूरिया जब फेंकते तो 1 एकड़ करने के लिए 4 बोरे यूरिया लगता है, और ये 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और जब ये हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। तो 4 के बजाय 2 बॉटल में 2 बोरे में काम होता है। तो 2 बोरे का सेविंग है कितना, और हम 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर के लिए। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जो है उसके कारण काफी बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। हम लोग अभी 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं।
हमको अभी बस पोर्ट की योजना की शुरुआत करनी है। 260 रोपवे, केबल कार, फेनेकुलर रेल सिस्टम हमारे पास। आज ही मैंने हिमाचल में एक को भी मंजूरी दी, तो उसमें काफी बड़ा पोटेंशियल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल अभी हम लेइंग करने के लिए हाईवे में बहुत बड़ी योजना लेके आ रहे हैं। तो साधारण से हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, अगर हम लोग प्रीकास्ट को मैंडेटरी करेंगे और आप अगर प्रीकास्ट की मशीनरी तैयार करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो हमने मैंडेटरी कर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में शुरुआत में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, हाइड्रोजन में भी कॉस्ट ज़्यादा है, पर उसका एडवांटेज बहुत है। तो आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2070 कार्बन न्यूट्रल देश बनाने की बात कही, तो इसमें काफ़ी कुछ करने लगा। अभी दिल्ली का UR2 रिंग रोड है, उसमें हमने 30 लाख टन दिल्ली का कचरा है, गाजीपुर के कचरे के टिकड़े को 7 मीटर डाउन किया और पूरा 30 लाख टन कचरा रोड में यूज किया। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में वहां हमने 25 से 30 लाख टन कचरा का अभी कचरे की पॉलिसी बना रहे कि म्यूनिसिपल वेस्ट को। अभी एक समय फ्लैश यूज करने की बात आई, मुझे याद है मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, शीला दीक्षित उस समय अर्बन मिनिस्टर थी, उनके पास जाता था कि आप ये फ्लैश की पॉलिसी बनाओ, इससे ये होगा वो होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि फ्लैश जो है जिसको चाहिए उसको अपने ट्रक से ट्रांसपोर्ट करके उसके जगह पे पहुंचा दो, ये खर्चा पावर प्रोजेक्ट करेंगे। निर्णय अच्छा हुआ क्योंकि तब समय कोई लेता ही नहीं था, पर अब ऐसी स्थिति होगी कि पैसे देकर भी फ्लैश नहीं मिलती, तो अब सरकारें बोलती है हम काय का फुकट में देना, आप कॉस्ट दो, किराया दो और ऊपर से रॉयल्टी दो। अब कचरे में भी यही होने वाला है, कचरे को सेग्रीगेट करने की मशीन कम से कम 5-6 हजार मशीन लगेगी। तो जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है उसके हिसाब से फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट कौन से लगेंगे और वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होंगे, ये आपको तय करना है। और मुझे खुशी है कि अब इसमें धीरे धीरे काफ़ी बातें आ रही है। ये और एक अच्छी बात मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमने स्किल डेवलपमेंट के आधार पर ये जो इक्विपमेंट है इसको ट्रेनिंग देने की बात मैंने कही थी, और अभी मुझे बताया गया कि करीब 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य पूरा हुआ। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश में ट्रेनिंग था ही नहीं, ट्रक ड्राइवर के इसमें जो क्लीनर था वही धीरे धीरे गाड़ी चलाता था। हम सब गाड़ी ऐसे ही सीखे। हमारे यहाँ रात में एक बैंक ऑफिसर रहता था, उनका लड़का मेरा दोस्त था, और रात को अपने पिताजी की स्कूटर लेके चाबी लेके आता था, हम दोनों बैठ के धीरे धीरे हम अपने हिसाब से सीखने लगे, वैसी ही गाड़ी सीखे। कोई ट्रेनिंग स्कूल में गए ही नहीं क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आप ये मशीनरी कैसे ऑपरेट करना, इसके ट्रेनिंग की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपके कंपनी में ही आप उन लोगों को बुलाओ, एक आधा हॉस्टल बनाओ, उनको सिखाओ, कुछ पैसे लो उनसे, ताकि ये स्किल अगर मैन पावर तैयार होगी तो इक्विपमेंट ठीक प्रकार से चल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक मिनी एक्सवेटर, पिक एंड कैरी क्रेन्स, बैकहो लोडर, ये सब जो है इसमें अभी आप अलग अलग स्टेट में कौन सा फ्यूल है उसके आधार पर इंजन बनाइए। जो पेट्रोल का इंजन बनता है वो डीजल का बना सकते हैं, जो डीजल का बनता है वो इथेनॉल का बना। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, कोई बड़ा नहीं है। जिस स्टेट में कौन सा फ्यूल अवेलेबल है जो प्रदूषण न करने वाला और कॉस्ट इफेक्टिव है, उसको आप अगर देंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं भी एक प्लांट अभी मेरा प्रयोग कर रहा हूँ, हमने वो प्लास्टिक से क्रूड डीजल निकाला, और जो हार्वेस्टर है गन्ना काटने के लिए यूज करते हैं, तो अभी एक आध महीने में होगा, तो मतलब इसको यूज करके देखो, वो 40 रुपए लीटर है। तो मेरा जो आपसे सुझाव है कि बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी, और ये अगर आपने किया ये कॉस्ट इफेक्टिव है तो इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी, और ये जैसे जिस इक्विपमेंट से पैसा बचेगा वो लोग लेंगे ही। ये कोई सेवा का काम नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। अभी हमारे CNG LNG की बात करते करते मैं वो एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। 135 प्रोजेक्ट अभी
ऑलरेडी काम चालू हो गया उनका, 28 पूरे हुए। अभी ये हरियाणा में, पंजाब में सीएनजी अवेलेबल है। तो सीएनजी के ऊपर इक्विपमेंट करना या उसको कन्वर्ट करना कोई कठिन बात नहीं है। एलएनजी के ट्रक्स आ गए, डीजल की तुलना में एलएनजी में 50% बचत है। तो मेरा आपसे निश्चित रूप से ये अनुरोध है कि जिस स्टेट में जिस प्रकार का फ्यूल है उसी के हिसाब से आप अगर आपकी टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे तो एक्सपोर्ट में भी पोटेंशियल है। अगर आप ब्राजील में और कनाडा में भेजोगे तो इथेनॉल बेस है तो वो आपके लेंगे, और जहां हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन बेस इक्विपमेंट लोग लेंगे। जहां आपने बायो सीएनजी, बायो एलएनजी का यूज किया वो लोग उसको यूज करेंगे। तो इसमें डोमेस्टिक डिमांड और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में भी फायदा होगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके कंपनी में वहीं आप एक ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, और जो लोग आपसे मशीनरी खरीदता है उसको बोलो कि तुम्हारे 2 लोगों को 3 महीने के लिए हमारे यहाँ भेजो, उसकी एग्जामिनेशन लो, और आपके सर्टिफिकेट को वैलिडिटी देना है तो उसकी अड़चन में मेरे पास आओ, मैं आपको अधिकार देता हूं। उसका ट्रेनिंग होने के बाद उसकी एग्जाम लेके उसको सर्टिफिकेट दो। तो आपके मशीनरी और इक्विपमेंट को इफिशिएंटली यूज करने वाली अगर लोग मिलेंगे तो इक्विपमेंट का लाइफ भी बढ़ेगा, फ्यूल कॉस्ट भी बचेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट रोजगार का भी निर्माण होगा। यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईटी, आईटीआई, इनके साथ भी आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, ये भी बहुत बड़े प्रमाण पे ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी रोड सेफ्टी में ये रोड का सेफ्टी ऑडिट करना, तो मैंने एक अच्छे कैपेबल कंपनी से सिलेबस तैयार किया, और मैंने उसको कहा कि उसी गांव के जो इंजीनियरिंग कॉलेज के नए लड़के हैं उनको वहां के प्रोफेसर के गाइडेंस में हम बोलेंगे भाई तुम इसका अध्ययन करो और हमें रिपोर्ट दो। 2 पैसे उनको भी मिलेंगे, हमारा काम भी सस्ता होगा, और लड़के भी ट्रेन होंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स में आप लोग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स अगर आएगा, एक दूसरे से संवाद होगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं निश्चित रूप से इस बात से समाधानी हूँ कि आपने, जब मैं हर बार आता तो इस बार आपने 10,000 लड़के ट्रेन हुए, तो दिस इज ऑल्सो गुड स्टार्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक विजन फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू फ्यूल, रोड में तो हमने काम कर दिया, तो बाकी का आप जरूर करिए। अभी कभी कभी एसी केबिन का मैंने उस समय तय किया था तो बहुत लोगों ने विरोध किया। मैं जो कहते थे इससे कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, मैंने उन लोगों को बोला तुम नुकसान कर रहे हो तुम्हारा। अब दुनिया कॉस्ट सेंट्रिक नहीं है, क्वालिटी सेंट्रिक है। और जैसे लोगों ने अपने मॉडल अच्छे डिजाइन किए और क्वालिटी अच्छी दी, तो आज उनका शेयर बढ़ गया मार्केट में, क्योंकि अब लोग क्वालिटी चाहते हैं। अभी हमने ट्रक के लिए एसी केबिन मैंडेटरी कर दी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। रोड सेफ्टी में एक्सीडेंट्स बड़े प्रमाण पर होते हैं। अभी आज ही एक्सीडेंट हुआ, ये समृद्धि महामार्ग पर क्रेन लेके जा रहे थे, तो आप में से कोई कंपनी की होगी, 16 लोग मर गए वहां। तो नेचुरली रोड सेफ्टी में, इक्विपमेंट में हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम इसमें सेफ्टी फीचर्स को कैसे कंसीडर करें। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी कम करना है, डिफरेंट फ्यूल को भी यूज करना है, सेफ्टी के भी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको कमाना ही है, और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, रोजगार भी क्रिएट करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ में देश के लिए आपका उपयोग, आपकी मदद भी करनी है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सबका सहयोग मिलेगा। अभी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट 70%, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड कंक्रीट इक्विपमेंट 16%, मटेरियल प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट 14%। तो मुझे लगता है कि आप लोग तो ऑलरेडी करते होंगे, पर आप भी जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं है, आप वर्ल्ड में किसी से भी लाओ। आज लोग तैयार है इंडिया में आने के लिए, तो इसका भी उपयोग आप करिए। मैं बहुत आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ, जिस प्रकार से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई, उसी प्रकार से माइनिंग सेक्टर में
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसी गति से अब डेवलपमेंट होने वाली है और इसलिए पावर सेक्टर में भी हो रही है। तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार बातें हुए बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी, और इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी उसके बिना ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। और इसलिए वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ, और ये जो 5वें से तीसरे नंबर पर जाना है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो मैंने कहा है कि 5 साल के अंदर हम 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेंगे और वर्ल्ड की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनेंगे। ये हमारा उद्देश्य भी है और आपके सबके सहयोग से वो निश्चित रूप से पूरा होगा, इस बात का मुझे विश्वास भी है। मैं आपको इतनी बात कहूंगा कि लो एम इज क्राइम। By diversification and by using different technology and successful practices in the world, by using different material, try to reduce the cost of equipment and try to increase the quality and efficiency of the equipment. Change the appropriate fuel which the society and the state and the country needs without pollution. अगर आपने कॉस्ट इफेक्टिव किया तो मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट तो कुछ भी नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह डोमिनेट करने का अवसर आप सबके सामने है। और उसी हिसाब से आपका एक्सपांशन करिए, इसको और बढ़ाइए, देश की प्रगति और विकास में आप निश्चित रूप से कंट्रीब्यूट करिए, यही आप सबको मैं अनुरोध करता हूं। मैं आज हिमाचल प्रदेश में था, वहाँ काफ़ी बरसात के नुकसान हुआ तो मुझे आने में देरी हुई और इसलिए आप सबकी क्षमा मांगता हूं। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। A big thank you to our chief guest. Ladies and gentlemen, once again, a big round of applause. What an excellent vision always. And thank you, Shri Nitin Gadkari ji, for joining us. I'd now like to pass on the live baton to Mr. Krishnan to take forth with our next segment.